लेकिन आप जो कह रहे थे कि उसने अपनी मान लिया था कि 200 पार नहीं होते तो मानो हम हमारी इज्जत चली जाएगी। मैं तो दूसरा विचार ये रखता हूँ कि अगर जिस हिसाब से बीजेपी ने वहां चुनाव लड़ा था और जिस स्तर पर उतर कर लड़ा था, अगर 200 के पार जाती तो भी शायद बीजेपी को वो इज्जत प्राप्त नहीं होनी थी। जिस हिसाब से एक महिला को सारे पूरे मंच पर से अपमानित किया गया, उनके गिरने के बाद उसका भी मजाक उड़ाया गया, तो अगर वो उनकी इज्जत में बहुत कम या ज्यादा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन हाँ, यह है कि उनके अनुमान गलत हुए हैं और अब स्थिति निश्चित रूप से ममता बनर्जी ने बता दिया है कि क्यों सारे देश की निगाहें ममता बनर्जी पर और उनकी पार्टी पर टिकी हुई थी और क्यों पश्चिम बंगाल जो है वह सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। हाँ, इसमें एक पेच अभी भी फंसा है कि अगर टीएमसी को इतना बढ़िया बहुमत वापस मिल रहा है तो स्वयं ममता बनर्जी क्यों हार रही हैं। होता है कई बार चुनावी समीकरण गड़बड़ा जाते हैं, स्थानीय बूथ का मैनेजमेंट खराब हो जाता है, वो एक बात की बात है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो मैं देख रहा हूँ फिगर 112 से अब फिर 98 पे आ गया है। हम नहीं कह सकते, हो सकता है ये फिर आगे बढ़े, नीचे होए, लेकिन टीएमसी का प्रदर्शन अपनी निष्ठा और अनुमानों के अनुकूल निश्चित रूप से जा रहा है। और मेरा अपना मानना है चुनाव से परे जाकर कि ममता बनर्जी एक आशा की इसलन बनी हुई है कि टीएमसी और उस सांसद जिस हिसाब से लोहा ले रहे हैं इस समय मोदी सरकार का, संसद के अंदर देखिए, महुआ का प्रश्न देखिए, और हिसाब से सबसे ज्यादा आज के जो आधुनिक चाणक्य है, जो तोड़फोड़ की रचना की थी वो टीएमसी को लेकर ही की थी। और इस तोड़फोड़ के बावजूद, इस अपमान के बावजूद, इस खराब तरीके से चुनाव लड़ने के बावजूद अगर बीजेपी वहां से हारी है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र ने एक बड़ा सही निर्णय लिया है। और यह पोजीशन कब तक रहती है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पोजीशन आगे तक बढ़ेगी। जहां तक तब केरल की बात हो रही थी, तो केरल में निश्चित रूप से बात यह है कि अल्टीमेटली कहा ही जाता है कि पढ़े लिखे लोगों का देश जगह है, वो एक राज्य है। तो इस दौरान जो प्रदर्शन किया, आपके सहयोगी ने भी इसकी ओर इशारा किया था, शाकिर जी ने इशारा किया कि वहां जो महामारी का जो प्रबंधन किया गया वो बड़ा बेहतरीन किया गया। तो वैसे व्यक्तिगत रूप से आप मुझे कहें तो मैं पश्चिम बंगाल के मुकाबले केरल की ज्यादा सराहना करूंगा कि जन सरोकार के मुद्दों की राजनीति करने वाली या सरकार जो है प्रबंध करने वाली, उसको उन्होंने योग्य रूप से पारितोषिक दिया है। अगर ये जीत जाते हैं तो चाहे इतिहास जो है दोबारा का वहां बहुत कम रहता है, लेकिन अगर दोबारा वो सरकार बनाती है, निश्चित रूप से एलडीएफ जो बनाती है, बहुत अच्छी बात है। ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि जो सरकार अच्छा काम करे उसे आप जिताइए, और भावनात्मक मुद्दों की बजाय जो जनहित के मुद्दे हैं उसको अच्छी तरीके से निभाने वाली सरकार को हमें निश्चित रूप से जिताना चाहिए। इस दो राज्यों के ऊपर मैं विशेष रूप से बात करना चाहता था। जहां तक तमिलनाडु, अब स्थिति बहुत क्लियर हो रही, हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था वहां के नतीजों कर उसके लगभग वो अनुकूल है। पुडुचेरी बहुत छोटा राज्य है, वहां लगभग ये स्थिति होनी ही होनी थी। और असम का जरूर है कि असम में भी लग रहा था कि कांग्रेस शायद इस समय कुछ बेहतर प्रदर्शन करे। नहीं आ रही है। जहां तक असम की बात है, वहां भी निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा नहीं रह पाया है जैसा होना चाहिए था, और एनडीए वहां दोबारा आती नजर आ रही है। असम में भी देखिए 115 के रुझान, अभी 126 में से 115 के रुझान आ चुके हैं और उसमें से 72 सीटों पर एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए है, जबकि यूपीए 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तमिलनाडु में हमने देखा और देख रहे हैं कि 234 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, जिनमें से डीएमके 134 सीटों पर, और बिल्कुल हमारा जो एग्जिट पोल था उसी अनुमान के आधार पर यहाँ दिखाई दे रहा है तमिलनाडु में डीएमके 134 और एआईडीएमके 100 सीटों पर, जबकि एमएनएम का खाता नहीं खुल पाया है, अदर्स का खाता नहीं खुल पाया है। और उधर केरल में जैसा हम कह रहे थे, जैसी बातें हो रही हैं, हालांकि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बिल्कुल उलट है, लेकिन फिर भी केरल में एलडीएफ की सरकार इस बार बनती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों के आधार पर 88 सीटों पर इस वक्त एलडीएफ आगे है, जबकि कांग्रेस 50 सीटों पर
अभी तक बरकरार है। और उसके अलावा आप देखें तो पुदुचेरी में बहुत देर से वहाँ से कोई आंकड़े नहीं आए हैं। 14 की 14 सीटें और उसमें से 5 और 9 का आंकड़ा, 9 पर एनडीए, जबकि यूपीए 5 सीटों पर आगे है। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। आप पटखनी देनी किसे है, ममता बनर्जी को देनी है कि उनकी पार्टी को देनी है, ये शायद बीजेपी भूल गई। बीजेपी का पूरा फोकस ममता बनर्जी को हराने पर लग गया और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी मतलब जो बाजी जीत सकती थी, कह रही थी कि अब की बार 200 के पार, अब की बार टीएमसी फिर से 200 के पार दिखाई दे रही है। क्योंकि ये आंकड़े अगर बरकरार रहते हैं, 292 सीटों पे चुनाव और 292 सीटों में से 191 सीटें लेकर के टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई अभी तक है। और सबसे दुखद पहलू है 3 बड़े घटक दलों का, जिसमें कांग्रेस है, वाम दलों का गठबंधन है और फुरफुरा शरीफ का पूरा साथ है, जिसमें आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट, फुरफुरा शरीफ के तरफ से बनाया हुआ। और ये मात्र 5 सीटों पे लटक गए हैं अभी तक दिखाई दे रहा है। और इन 5 सीटों में एक चीज़ मज़ेदार आप देख रहे हो दोस्तों, कि जब फुरफुरा शरीफ की बात करें तो आप याद कीजिए कि सबसे पहले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फुरफुरा शरीफ पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को फुरफुरा शरीफ ने वापस लौटा दिया था, ये कह करके कि हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि इस बार हम लोग चुनावी मैदान में खुद उतर रहे हैं। पहली दफ़ा है कि फुरफुरा शरीफ ने पॉलिटिकल ढंग से, मतलब चुनावी मैदान में ये उतरे हैं। अभी तक इन लोगों का, मोहम्मद अब्बास सिद्दीकी और पार्टी जो हैं, इन लोगों का हमेशा किसी न किसी दल को सहयोग रहा, समर्थन रहा, सपोर्ट रहा, लेकिन इस बार ये खुद मैदान में उतरे। ये 3 दलों का जो एक गठबंधन है, ये काफ़ी कमज़ोर नज़र आया और मात्र 8% वोटों के साथ 5 सीटों पर अभी तक लीड करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं।